राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है हकीकत। अनिल कुमार जी का एक अच्छा खासा व्यवसाय था और उनके व्यवसाय में उनका एक नौकर राजू उनकी बहुत मदद करता था। राजू के माता पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब उसे उसकी दादी ने पाला था और उसकी दादी अनिल कुमार जी के यहाँ काम करती थी। दादी की मृत्यु हो जाने के बाद अनिल कुमार जी ने राजू को अपने साथ ही रख लिया। अब वह उनके साथ उनके घर में ही रहता था। अनिल कुमार जी के 2 बेटे हैं और 2 बहुएं, दो नाती पोते, उनका भरा पूरा परिवार है जिसके साथ वह हंसी खुशी रहते हैं। उनके दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी करते हैं। एक दिन अनिल कुमार जी अपने कमरे में अपनी पत्नी सुनैना जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हालचाल सुना ही रहे थे कि इतने में उनका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। तब उन्होंने पूछा, अरे क्या हो गया? बेटा बोला, कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे। पिताजी, आपको तो पता है मेरी कार की रिपेयर करवानी है और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब आएंगे तब मैं आपको दे दूंगा। तब अनिल कुमार जी ने कहा, ठीक है सुनैना जी, जरा चाबी तो देना। सुनैना जी ने अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकालकर अपने बड़े बेटे को दे दिया। जैसे ही बड़ा बेटा रुपए लेकर गया, इतने में ही छोटा बेटा आ गया। फिर वह अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है तो 20,000 रुपये चाहिए। आपको तो पता है मेरी तनख्वाह अभी तक नहीं आई है और जब आएगी तब मैं आपको आपके रुपए वापस कर दूंगा। अनिल कुमार जी सब जानते थे, समझते थे कि उनके दोनों बेटे क्या कर रहे हैं। उन्हें पता था कि जो रुपए वह लेकर जाते हैं वह कभी भी वापस नहीं आते, क्योंकि ऐसा तो सालों से हो रहा था। वे अनिल कुमार जी से रुपए मांगते और फिर उन्हें कभी भी वापस नहीं करते थे। फिर भी अनिल कुमार जी यह सोचकर चुप हो जाते थे कि क्या फर्क पड़ता है तो अपने ही बच्चे। वैसे तो अनिल कुमार जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कभी कारण पूछ भी बैठते थे। तो बच्चे कहते थे कि क्या पिताजी, आपको हम पर विश्वास नहीं है? इस पर अनिल कुमार जी जोर से हंसकर कहते, ऐसी बात नहीं है बच्चों, लेकिन कभी कभी मुझे पता भी होना चाहिए कि तुम्हें रुपयों का क्या करना है। मैंने तो तुम्हें देने से कभी मना नहीं किया। और कहते, हम दोनों के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और फिर हंसते हुए उन्हें रुपए दे देते थे। लेकिन सुनैना जी उन्हें हमेशा टोकती रहती थी कि बच्चों पर अपना सब कुछ मत लुटाओ। लेकिन अनिल कुमार जी नहीं मानते थे। वह कहते थे, अरे सुनैना, तुम तो जानती हो कि मेरे बच्चे मेरी जान है। तब सुनैना जी कहती थी, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो। उनकी बात को पूरा होने से पहले ही अनिल कुमार जी कहते थे, अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तुम क्यों करती हो? हमारे दोनों बेटे बहुत होनहार हैं, बहुत ही सुशील बहुएं हैं, सब हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमने जो संस्कार अपने बच्चों को दिए हैं उनके रहते हमें तो आगे भविष्य में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। अनिल कुमार जी की बातें सुनकर सुनैना जी हमेशा चुप हो जाती थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उनके विचार तो चलते ही रहते थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया में यही देखा था कि बच्चे अक्सर धोखा देते थे। इसीलिए वह अपने मन में सोचती कि आप भी कितने भोले हैं। आज के जमाने में अपने लिए कुछ ना कुछ आवश्यक बचाकर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं वह तो पराए घर से आई है। और वैसे मैं आपसे ज्यादा अपनी बहुओं को जानती हूँ। मैं उनकी हरकतों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन यह सब बातें वह केवल अपने मन में ही करती थी, क्योंकि अनिल कुमार जी तो उनकी इन बातों को समझते ही नहीं थे। वह बहुत ही भोले और सीधे व्यक्ति थे। उनकी नज़र में उनके बच्चे बहुत ही होनहार और उनसे प्यार करने वाले थे।
उन्हें लगता था कि उनके बच्चे भविष्य में कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति के इन्हीं विचारों की वजह से सुनैना जी उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। सुनैना जी अपने विचारों में खोई ही हुई थी कि इतने में अनिल कुमार जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारों के क्रम को भंग किया। तब सुनैना जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। फिर अनिल कुमार जी बोले, अरे भाग्यवान, तुम कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है। आज मिलेगी या मैं खुद ही बना लूं? अनिल कुमार जी ने चुटकी लेते हुए कहा। तो सुनैना जी हंसते हुए बोली, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं अभी राजू को आवाज दे देती हूँ, वही चाय बना देगा। दरअसल जो राजू उनके कारोबार में मदद करता था, वही घर के कार्यों में भी सुनैना जी और बाकी परिवार वालों की मदद करता था। सुनैना जी चाहती थी कि बहू पर काम का अतिरिक्त बोझ ना पड़े, और फिर इस उम्र में खुद भी तो ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। इसीलिए वह अपने ज्यादातर काम राजू से करवाती थी। फिर सुनैना जी हंसते हुए अनिल कुमार जी से बोली, और वैसे भी आपको चाय बनानी आती भी है, जो आप खुद बनाएंगे। सुनैना जी की बातें सुनकर अनिल कुमार जी जोश में आ गए और बोले, श्रीमती जी, आप मुझे चैलेंज मत कीजिए। आपको पता नहीं है, मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए अनिल कुमार की रसोई में जाकर चाय बनाने लगे। तो इतने में राजू आ गया और बोला, अरे बाबूजी, आप चाय क्यों बना रहे हैं? मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। तब अनिल कुमार जी ने कहा, अरे नहीं राजू, तुम बैठो। आज की चाय तो मैं ही बनाऊंगा और तुम्हें भी पिलाऊंगा। देखना कि मैं कैसी चाय बनाता हूँ। कहते हुए अनिल कुमार जी गैस जलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। तभी बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी को मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। एक तरह से वह अपने बाबूजी का मजाक बना रही थी। शाम को अनिल कुमार जी और सुनैना जी रोज की तरह सैर करने के लिए बाहर निकले। सुनैना जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें अनिल कुमार जी जैसे सुलझे हुए इंसान मिले हैं, जो इस उम्र में भी उनकी हर बात मानते हैं, उनका हर तरह से ध्यान रखते हैं। पर कहते हैं ना, कभी कभी जब हम ज्यादा खुश होते हैं तो हमें हमारी ही नजर लग जाती है। अभी वे लोग घर से थोड़ी ही दूर गए थे और रोड क्रॉस कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक तेज गति से कार बेकाबू होकर उन्हीं की तरफ आ रही है। जब तक वह अपने आप को कंट्रोल कर पाते, उससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया और उन्हें होश भी नहीं रहा। जब होश आया तो सुनैना जी ने स्वयं को अस्पताल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही अनिल कुमार जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि अनिल कुमार जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी, इस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। नर्स की यह बात सुनते ही सुनैना जी अपने होश खो बैठी और झटके से ड्रिप उतारकर एक तरफ फेंका, और इतनी चोट लगने के बावजूद भी उठ खड़ी हुई। और नर्स के रोकने के बाद भी, इतना दर्द होने के बाद भी वह किसी के रोके नहीं रुक रही थी। नर्स और अस्पताल कर्मचारी पीछे पीछे आवाज लगाते हुए भाग रहे थे, लेकिन सुनैना जी के कानों ने तो जैसे कुछ भी सुनाई देना बंद कर दिया था। सिर्फ अनिल कुमार जी की प्यार भरी बातें ही उनके कानों में गूंज रही थी। अनिल कुमार जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर सुनैना जी उन्हें देखती ही रह गई। कुछ ही देर पहले जो अनिल कुमार जी उनके साथ हंसते बतियाते निकले थे, वह अस्पताल के बेड पर जख्मी हालत में पड़े थे। सुनैना जी खुद को संभाल नहीं सकी और आईसीयू में घुसकर बोली, उठिए ना, देखिए मैं आपके सहारे ही तो जिंदगी काट रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अगर आप ही मुझसे रूठ जाओगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते सुनैना जी जोर जोर से रोने लगी। सुनैना जी को भी काफी कमजोरी आ गई थी।
उन्हें बेहोशी छाने लगी। तो सुनैना जी को अस्पताल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया। लेकिन अनिल कुमार जी की चिंता सुनैना जी को खाई जा रही थी। आंखें बंद किए हुए सुनैना जी अपने पति के साथ बिताए मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई, बड़ी माँ। सुनैना जी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। सुनैना जी की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने बड़े प्यार से बोला, बड़ी माँ खाना खा लीजिए। सुनैना जी इधर-उधर देखने लगी। आसपास और कोई नहीं था। वह देख रही थी कि शायद उनके बेटा बहू भी पास में ही खड़े हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तब राजू ने बताया कि उनके बेटे आए थे, लेकिन वह उन्हें देखकर वापस चले गए। तब मेरे को लगा कि आप यहां पर अकेली हैं, इसीलिए मैं यहां पर वापस चला आया और थोड़ा सा खाना भी साथ में ले आया हूं। उठिए बड़ी माँ और थोड़ा सा खाना खा लीजिए। सुनैना जी का मन खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन राजू ने बहुत ही प्यार से कहा, बड़ी माँ आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राजू का प्यार देखकर सुनैना जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई तो खड़ा है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, सुनैना जी आपके पति को होश आ गया है। यह सुनकर सुनैना जी बहुत खुश हुई और राजू उन्हें अनिल कुमार जी के पास ले गया। अनिल कुमार जी होश में तो थे, लेकिन उनके हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। उन्हें लकवा मार गया था। यह देखकर सुनैना जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन सुनैना जी अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर अनिल कुमार जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है कि अब आप ठीक है। अब आप देखना हम जल्दी ही घर चलेंगे। अनिल कुमार जी की तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो आ गए, लेकिन अब अनिल कुमार की लाचार हो चुके थे और व्हील चेयर पर आ चुके थे। वह चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे सुनैना जी और अनिल कुमार जी की जिंदगी ही पलट गई। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे, क्योंकि अनिल कुमार जी का व्यवसाय भी अब बंद हो चुका था। अब बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे थे। अनिल कुमार जी की दवा पानी सब सुनैना जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था, तो सुनैना जी ने अपनी छोटी बहू से कहा कि बेटा अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्च का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने 2 टका सा जवाब दे दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम है, और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही है, उसकी वजह से हमारी जिंदगी नर्क हो गई है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, अपना कोई भी काम पूरा ढंग नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी किटी पार्टी में भी नहीं जा पा रहे हैं। हमारी तो सारी इच्छाओं पर आप ग्रहण बनकर बैठ गए हो। आप यह काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। ऐसा कहते हुए बहू किटी पार्टी में चली गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। कभी सुनैना जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर वह इनकार कर देते। कहते कि आज पैसे नहीं है, या अभी मुझे कुछ काम है। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती थी। कहने लगती, माँ जी आप क्यों बाबूजी पर इतना खर्चा कर रही हो? अब वह ठीक होने वाले नहीं है। क्यों आप उन पर खर्च करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? माँ जी कितना भी खर्च कर लो, अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो खर्च की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छलनी हो जाता। मन ही मन वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली उनकी बहुएं ही है। फिर सुनैना जी अपनी बहू से बोली कि बेटा मैं पैसा तुमसे नहीं मांगती हूँ, मैं तो तुम्हारे बाबूजी का जमा किया हुआ पैसा ही खर्च करती हूँ। फिर तुम्हें परेशानी क्यों होती है?
तब उनकी बहुएं बोली कि भले ही आप बाबूजी का पैसा खर्च करती है, पर बाबूजी के बाद तो वह पैसा हमारा ही है, तो फिर उस पैसे को आप इस तरह बर्बाद क्यों कर रही हैं? सुनैना जी सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं, तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए हैं। बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर अब सुनैना जी जब कमरे में आई, तो देखा अनिल कुमार जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अनिल कुमार जी सुनैना जी को देखकर बस रोते रहे, क्योंकि उनसे कुछ भी बोल नहीं जा रहा था। उन्होंने अपनी रोती आंखों से जब सुनैना जी को देखा, तो सुनैना जी भी रो पड़ी और बोली कि इन बेटों को आपने अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में इन्हीं दोनों बेटों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन अनिल जी आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। तभी सुनैना जी तिजोरी में से रुपए निकालने के लिए चाबी देखने लगी, तो उन्हें चाबी नहीं मिली। तब उन्होंने कहा, अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। इधर-उधर देखते हुए सुनैना जी बोली। राजू जो तभी बाजार से आकर ही खड़ा सब बातें सुन रहा था, सुनैना जी से बोला कि माँ जी सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी दोनों कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ही ली हो। यह सब सुनते ही सुनैना जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची और बोली, बहू तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? सुनैना जी ने थोड़ा सा सकुचाते हुए पूछा था। इस बात को सुनकर दोनों बहुएं एकदम से चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए ही बोली, हाँ चाबी हमारे पास है। आप तो पैसा लुटाने में ऐसी लगी हुई है जैसे कि पैसे पेड़ पर लग रहे हो। अरे अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसीलिए पैसे को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। खबरदार, जो आपने अब चाबी के बारे में पूछा भी तो अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर सुनैना जी हैरान होकर उन्हें देखते ही रह गई। अगले दिन सुनैना जी जब सोकर उठी, तो देखा अनिल कुमार जी को थोड़ा बुखार था। तब सुनैना जी ने जाकर बेटों से कहा कि तुम्हारे बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना है, बुखार हो रहा है उन्हें, और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और आपको तो पता ही है कि घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर पर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं है, हम लोग नौकरी पेशा है, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम यह सब फालतू के काम करते रहे। वैसे तो आपको हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, घर में ही दवाई देकर शांति से बैठिए। फिर भी अगर आपको जबरदस्ती जाना ही है, तो आप राजू को बोलकर ऑटो बुला लीजिए और चले जाइए। बाबूजी भी अपने बच्चों की यह बातें सुनकर खून के आंसू रोते रहते थे, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से बेबस था, इसीलिए अपने बच्चों से कुछ भी कह नहीं पाते थे। बाबूजी को लेकर सुनैना जी अपने दोनों बेटों की यह बातें सुनकर अपमान का घूंट पीकर चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय उन बच्चों से कुछ भी नहीं बोला। इतने में राजू ने आकर आवाज लगाई, चलिए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुलाकर ले आया हूँ। ऑटो की तरफ जाते हुए राजू ने सुनैना जी से कहा कि माँ, बड़ी माँ अस्पताल से लौटते समय बाबूजी के लिए फल और दवाइयाँ भी लेते हुए आएंगे। तब सुनैना जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, दवा और फल के लिए तो छोड़ो, ऑटो वाले को देने के लिए भी नहीं है। तब राजू बोला, आप चिंता मत कीजिए बड़ी माँ, मैंने पैसे ले लिए हैं। बड़ी माँ, मेरा खर्चा ही कितना है, तो जो तनख्वाह मुझे मिलती है उसे मैं जोड़ लेता हूँ, तो इस पैसों से वह सब कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब खर्चे आसानी से हो जाएंगे। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ऑटो में ले गया।
कहने को तो राजू अनिल कुमार जी का नौकर था, लेकिन सुनैना जी और अनिल कुमार जी की सेवा उसने उनके बच्चों से भी बढ़कर की थी। ऑटो में सुनैना जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पल्ला झाड़ लिया, तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है हमारा। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप चले गए थे, तब मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब जब वह भी चल बसी, तो मुझे बाबूजी ने ही तो अपने घर में सहारा दिया है। अब आप दोनों में ही मुझे अपने माता पिता की परछाई नजर आती है। राजू की आंखें यह सब बातें कहते हुए नम हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अनिल कुमार जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने डॉक्टर की हर बात को अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते हुए रास्ते में राजू ने ऑटो को रुकवा कर दवाइयाँ, फल और कुछ जरूरी सामान ले लिए। राजू ने अपने बाबूजी के खाने पीने का खास ख्याल रखा, और कुछ ही दिनों में राजू की मेहनत और सुनैना जी की हिम्मत से बाबूजी ठीक होने लगे। अब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो रही थी। अब अनिल कुमार जी धीरे धीरे चलने फिरने भी लगे थे और बोलने भी लगे थे, लेकिन उनके बच्चों को उनसे कोई मतलब नहीं था। वह तो झूठे के लिए भी उनका हालचाल भी पूछने नहीं आते थे। यहाँ तक कि वह यह भी नहीं पूछते थे कि उनका खर्चा कहाँ से हो रहा है, कहाँ से दवाइयाँ, फल और जरूरत के सामान आ रहे हैं। जब अनिल कुमार जी लगभग पूरी तरह ठीक हो गए, तब एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हाल में बुलाया और दोनों बेटे दंदनाते हुए आए। क्या बात है बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, और अब सारा दिन हमें भी परेशान करते रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर बोले थे कि तभी उन्होंने सामने देखा तो चौंक गए। सामना मने सोफे पर माँ, बाबूजी और उनके साथ दो अनजान शख्स भी बैठे हुए थे, और अनिल कुमार जी के चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। वह उनसे बोले, तुम लोगों को शायद नहीं पता कि आज हमारी श्रीमती जी यानी तुम्हारी मानता जी का आज जन्मदिन है। इसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया गया है। कहते हुए अनिल कुमार जी ने सुनैना जी के साथ केक काटा। फिर सुनैना जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए आपकी पसंद की सबसे महंगी वाली सिल्क की साड़ी लेकर आया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। तब अनिल कुमार जी ने कहा, क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, जो यह इतनी महंगी सिल्की साड़ी लेकर आए हैं और अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं। चलो आज मैं आप सब लोगों को भी सरप्राइज देता हूँ। यह कहते हुए अनिल कुमार जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया और बताया कि यह मेरे वकील दोस्त है हिमेश लाल जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है, और यह है माधव जी, जिन्हें मैंने अपना यह मकान 1,50,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी अनिल कुमार जी गुस्से में बोले, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। और अनिल कुमार जी फिर बोलते ही जा रहे थे, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि आज उन्हें रोक सके। अनिल कुमार जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने के लिए कहा। उसमें लिखा था कि मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहू को बेदखल करता हूँ। उस पर आज से राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान को बेचने से जो पैसा आएगा, उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोती के नाम जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं और मेरी पत्नी और राजू हम तीनों ही रहेंगे, और मेरे पोता पोती के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब अनिल कुमार जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने इंतजाम करने का। कहीं और इंतजाम कर लो, क्योंकि 10 दिनों के बाद इस घर पर माधव जी का हक होगा। मैं अभी तक इस भ्रम में था कि तुम मेरे 2 बेटे हो,
मेरे दोनों हाथ हो। परंतु क्या तुम सचमुच मेरे बेटे हो? क्या तुम मेरे अपने हो? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो बेकार ही भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ पर सब मेरे अपने हैं। शुक्र है भगवान का, जो हमें इस तरह का दुख दिखाया, जिससे तुम लोगों का असली रूप तो हमारे सामने आया। मुसीबत के समय में भी तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं तो कब से इस दुनिया से कूच कर गया होता। अपने इस लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब तो मेरी पत्नी और राजू की ही सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल सही सलामत यहाँ खड़ा हूँ। असल में बेटे का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। तभी उनके बेटे गुस्सा करते हुए बोले, पिताजी राजू नौकर है और उसे नौकर की जगह पर ही रहने दीजिए। उसे अपने बेटे का हक आप कैसे दे सकते हैं? आपके बेटे तो हम हैं। अपने बेटों की बात सुनकर अनिल कुमार जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा हमने इस बच्चे को दिया ही क्या था? लेकिन इसने तो मुझे जीवन दान दिया है। मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। जिस समय तुम दोनों ने मुंह फेर लिया, उस समय इसने अपनी तनख्वाह खर्च करके मेरा इलाज कराया, मेरा ध्यान रखा। तुम लोगों ने तो यह तक नहीं पूछा कि मैं क्या खा रहा हूं, मेरा इलाज कैसे हो रहा है। तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं था। अब तो दोनों बेटे और बहुएं अपनी माँ जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप ही समझाओ ना बाबूजी को, हम लोग आपके ही तो बच्चे हैं। और फिर अगर बाबूजी ने ऐसा निर्णय लिया तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? आप लोग यह भी तो सोचिए। बहू को अपनी सास से कुछ उम्मीद थी, लेकिन सुनैना जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोली, यह सब बात तुम्हें तब क्यों याद नहीं आई, जब तुम लोगों के सामने मैं लाचार होकर तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे तो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांधने की तैयारी करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटे और बहू बहुत अचंभे रह गए थे। शायद उन्हें कानों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद सपना है। लेकिन तभी अनिल कुमार जी ने कहा कि तुम्हारे पास 10 दिन है, अपने घर का इंतजाम करो और निकलो यहाँ से। उनकी बात सुनकर वह लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में अनिल कुमार जी ने लिखवाया था। बेटों और बहू को उनके अपने किए की सजा मिल चुकी थी और दोनों को घर से निकाल दिया गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अनिल कुमार जी का फैसला सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।